एक बार फिर से सभी भावी अधिकारियों का स्वागत है अनअकैडमी के इस बृहद प्लेटफॉर्म पर। और आज की हमारी क्लास होगी आंसर राइटिंग से रिलेटेड। आप लोगों की काफ़ी क्यूरीज आई थी कि सर आंसर राइटिंग के लिए एक सेशन लीजिए, तो मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं एक नहीं 3 सेशन लूंगा। आज के सेशन में हम बात करेंगे 3 मार्कर्स, 3 नंबर का उत्तर कैसे लिखा जाए, बेस्ट उत्तर कैसे लिखा जाए, कोशिश ये रहेगी। फिर अगले सेशन में हम 5 मार्कर्स और देन लास्ट वाले सेशन में हम लोग बात करेंगे 11 मार्कर्स के ऊपर। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना आज की क्लास में कि मैं कोई जादू की पोटरी लेकर नहीं आया हूं कि मैं खोल दूंगा बम से सीख गए आप लोग, ये लो आंसर राइटिंग करना सिखा दिया सर ने ना। ये मात्र एक मार्गदर्शन होगा जिस पर आप निरंतर अभ्यास करके एक अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हो। जैसे सचिन तेंदुलकर के उनके गुरु ने शॉट मारना सिखाया होगा, तो वो तो हो गई उनकी विद्या, पर वो निरंतर अभ्यास से वो शॉट मारते रहे और अंत में सचिन तेंदुलकर बन गए। आपको जो भी अध्यापक आंसर राइटिंग सिखा रहा है, आप उनकी बातों को बहुत बहुत ध्यान से सुने और उनके अनुरूप अपने उत्तर लेखन को लिखना प्रारंभ कर दें। और किसी भी जानकार सीनियर्स या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे आप समझते हो कि इसे समझ है थोड़ा सा, उसको आप चेक कराते रहें। चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास शुरू करेंगे। ध्यान से सुनना कि जब मैं आंसर राइटिंग सिखाता हूं तो 3 प्रश्न बच्चों से पूछूंगा कि आंसर राइटिंग आप तब सीख सकते हो जब आपको ये मालूम हो कि हमें क्या लिखना है, दूसरी बात ये मालूम हो कि हमें कितना लिखना है, और तीसरी बात ये मालूम होनी चाहिए हमें कैसे लिखना है। यानी क्या लिखना में ये समझ में आएगा जब भी आपके दिमाग में आए किसी क्वेश्चन को लेके सर लिखना क्या है, तो आप ये दिमाग में रखना कि हमसे सर कह रहे हैं कि आपने सिलेबस पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। माने आप क्या लिखना है ये तब तय कर पाओगे जब आपने क्या पढ़ा है इसका निर्णय हो जाए। अब क्या पढ़ा है तो पढ़ के तो वही आओगे जो सिलेबस में दिया है, और सिलेबस में क्या दिया है वो तुम्हें मालूम ही नहीं है, तो फिर लिखोगे क्या? कुछ नहीं, खाली छोड़कर आओगे। जैसे मान लो कि कोई एक खबर आई, विशाखापट्टनम में के पास एक जगह है वाइजैग आंध्र प्रदेश में, वहां पर एक गैस का रिसाव हुआ। अब कल को कोई पूछ दे कि जो वाइजैग है वो तो आंध्रा के तट से संबंधित है, और तुम लोगों ने आंध्रा का तट पढ़ा भी था, उत्तर सरकार। तो अब कल को प्रश्न अगर आ जाए कि आंध्रा का तट पर टिप्पणी कीजिए, तो बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि हमें यही नहीं मालूम कि सिलेबस में क्या है। कल को अगर हम अखबार भी पढ़ रहे होते हैं तो हमें न्यूज को एनालिसिस करने की पावर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमें कौन सी चीज छोड़नी है और कौन सी चीज पढ़नी है। और बड़ी बात तो यह है कि सर हम तो अखबार ही नहीं पढ़ते, तो हम सिलेबस क्यों पढ़ें। तो पहली सलाह सिंसियर छात्रों को, जितने भी आपके एमपीपीएससी में सिलेबस हैं उन सभी सिलेबसों में आप लोगों को जितनी भी यूनिट दी गई हैं उनको याद करना है और उनके विशेष लक्षणों को समझना होगा। जो मैंने पहली क्लास में जब मैंने परिचय दिया था तो मैं समझाया था। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा बोरिंग हो लेक्चर होगा, मैं बोर करूंगा आपको, लेकिन अगर आप मेरी बात समझ गए तो आप निश्चित मानिए कि थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग आप करना सीख जाएंगे। जैसे मैं भूगोल पढ़ा रहा हूं तो भूगोल में मुझे मालूम है कि कितनी इकाई है, तो बोलोगे भूगोल में 5 इकाई हैं और प्रत्येक इकाई का हमको 30 नंबर मिलेगा, तो 5 इकाई से गुणा करूंगा तो भूगोल का पेपर होगा वो होगा 150 नंबर का। प्रत्येक इकाई में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनका पैटर्न ऐसा होगा, 3 क्वेश्चन होंगे 3 मार्कर्स के, 2 क्वेश्चन होंगे 5 मार्कर्स के, और 1 क्वेश्चन होगा 11 मार्कर्स का। तो कुछ योग इस प्रकार से बनेगा, 3 त्रिक 9, 5 दूनी 10, 11 एकम 11, टोटल हो गया 30 नंबर। लेकिन अगर हमें सिलेबस याद नहीं है तो आप ये कभी नहीं डिसाइड कर पाओगे कि हमें क्या लिखना है, क्योंकि शब्द सीमा बहुत कम है, कंटेंट की प्राथमिकता आपको देनी पड़ेगी। तो क्या लिखना का मतलब, पहला काम सब लोग ये करेंगे कि आपको जितना भी सिलेबस दिया गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एथिक्स, हिंदी, सबके सिलेबस कंठस्थ होने चाहिए। कंठस्थ का मतलब पूरा याद होना चाहिए, प्लस प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी आपको याद होने चाहिए। जैसे अगर मैं पूछ दूं कि मुझे बताइए क्या मीडो घास के मैदानों के बारे में मध्य प्रदेश पीएससी ने कुछ पूछा है, तो तुमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे ही नहीं है, देखे ही नहीं है, तो कैसे मालूम चलेगा। पहला काम करोगे आज का आप सब लोग, पहला सिलेबस पूरा रट्टा मारोगे। दूसरा, पिछले साल के प्रश्न स्पेशली 2014 से लेकर अब तक मेंस के क्वेश्चन रट्टा मारोगे सभी सब्जेक्ट के। कोई अगर पूछे क्या ये प्रश्न आया था, इसका मतलब ये आया था, उसी के आधार पर अगला प्रश्न आ सकता है।
जैसे किरकुक आया था, मंगला आया था, अल्लाहबान आया था, कुजनेट्स आया था। तो इसके आधार पर अगला प्रश्न बन सकता है। अगर किरकुक आया तो रूमाल्या भी आ सकता है, अगर मंगला आया तो ऐश्वर्या भी आ सकता है, अगर अल्लाहबान आया तो राजगढ़ का बांध भी आ सकता है, मोहनपुरा डैम। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमें उस पैटर्न को पकड़ना होगा। जब हमको ये मालूम चलेगा कि क्या लिखना है, तो आज का होमवर्क आप लोगों का है, जो सिंसियर बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो वास्तविकता में मेंस दे रहे होते हैं, तो उसमें आपको करना क्या है भैया? आप पहला काम सर ने कहा है कि मुझे सिलेबस रट्टा मारना है, और हम आज मार के रहेंगे रट्टा सिलेबस में। दूसरा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमको रट्टा मारने हैं 2014 से लेके 2000 अभी तक का जो हुआ है, अनसोल्ड खरीद लेंगे या ऑनलाइन डाउनलोड कर लेंगे और अपने हाथ से एक क्वेश्चन आंसर का सिस्टम बनाएंगे 3 मार्कर्स 6 मार्कर का लेके। चलो ये मोटा मोटा ये हो गया कि हमें वास्तव में क्या पढ़ना है। तो पहली इकाई में पढ़ेंगे विश्व का भूगोल, दूसरी इकाई में भारत का भूगोल, तीसरी इकाई में मध्य प्रदेश का भूगोल, चौथी इकाई में जल एवं आपदा और पांचवी इकाई में कुछ टेक्नोलॉजी है, जीआईएस इत्यादि। और हम लोगों ने शुरू किया था दूसरी इकाई भारत का भूगोल, और हम लोगों ने काफी चीजें उसमें पढ़ी हुई हैं। हिमालय पढ़ा है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्कन का पठार, मेघालय का पठार, केंद्रीय उच्च भूमि, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। उसी के आधार पर आज का उत्तर लेखन होगा। फिर अगला प्रश्न है कि सर हमने पढ़ लिया, बताओ कि कितना लिखना है। आपने क्या पढ़ लिया है कि सर अगर आप हमसे पूछते हो कि हिमालय का भौतिक विभाजन कीजिए, तो इसका मतलब हिमालय हमारे सिलेबस में था और आपने कहा कि पढ़ के आई, तो हम पढ़ के आए हैं। तो हमें तो ये तो मालूम है कि इस हिमालय में क्या लिखा जाएगा, क्योंकि हमें आपने सिलेबस पूरा पढ़ा दिया है। पर सर ये नहीं मालूम कि हिमालय में लिखना कितना है। कि जैसे मैं समझाता हूं आपको कि यदि 200 शब्द वाला क्वेश्चन आ जाए, 200 शब्द का मतलब 11 नंबर, 5 नंबर में 50 शब्द और 3 नंबर में 10 शब्द। कि सर अगर 11 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो किसी क्वेश्चन को कैसे हम उसको डील करेंगे, किस पार्ट में कितना उसमें जाके हम शब्द जोड़ेंगे। अब समझना, अगर कोई प्रश्न आपको दिया जाता है तो सबसे पहले उस प्रश्न का परिचय, परिभाषा या प्रस्तावना लिखोगे, और ऐसा हर बार करना पड़ेगा आपको। जैसे कि हिमालय का भौतिक विभाजन कीजिए, तो हिमालय के भौतिक विभाजन में कुछ तो परिचय आप हिमालय का दोगे कि यह एक नवीन वलित पर्वत है, यूरेशिया भारतीय उपमहाद्वीप के प्लेट से अभिसरण से निर्मित हुआ है। कुछ दोगे परिचय कि नहीं दोगे? पर शब्द आपके पास कितने हैं इसमें? 200। तो परिचय में कितना शब्द हमें खर्च करना चाहिए? तो मैं बोल रहा हूं कि जब भी आप परिचय लिखो 11 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो आप 15 से 20 शब्द ही खर्च करें। तो जब आप 15 से 20 शब्द खर्च करते हो तो कुछ इस प्रकार से आपको कॉपी में दिखाई देगा। यहां से क्वेश्चन लिखना शुरू किया, ब्ला 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 ब्ला, और ये हो गया। अब बेटा मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये जो गरीब खाना मैंने खोल के रखा है, इसी से आप काम चलाइए। लॉकडाउन के कारण मैं फिर से बोल रहा हूँ, संसाधन कुछ है नहीं है, तो हो सकता है कि मैं उतनी गुणवत्ता ना दे पा रहा हूँ आपके वॉइस में, आपके विजुअल में, ऐसा माहौल ना बना पा रहा हूँ। गरीब अध्यापक हूँ, है ना। गरीबों का तो साथ भारत में कोई नहीं दे रहा है, तुम ही दो रे सब लोग मिलकर। तो परिभाषा 15 से 20 शब्द। चलिए, जब परिभाषा ली जाएगी तो प्रश्न की आप अगले पॉइंट पर या तो महत्व की चर्चा करेंगे या फिर उसकी अवधारणाओं की चर्चा करेंगे। या तो उस प्रश्न का महत्व लिखेंगे या अवधारणा। अब सर महत्व क्या होता है और अवधारणा क्या होता है, तो क्या आज ही सीख लोगे सब? बस ये समझ लो कि हमें या तो महत्व लिखना है या अवधारणा लिखना है। पैराग्राफ चेंज करते ही, कौन सा पैराग्राफ? परिचय वाला। तो मान लो परिचय के बाद हमको महत्व लिखना है या फिर अवधारणा लिखना है, कितने शब्द खर्च करने हैं? 10 से 15, यानी 1 से 1.5 लाइन। ये कंपलसरी है, आप अपने आप लिख के आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर अगला प्रश्न ये है कि उत्तर की काया लिखिए। प्रश्न क्या पूछा था? हिमालय का भौतिक विभाजन। तो भौतिक विभाजन कैसे करते थे हम लोग? उत्तर से दक्षिण तक आते थे, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, और सबके बारे में थोड़ी थोड़ी विशेषताएं लिखनी है। पर इतना ध्यान रखना कि जब आप सबकी विशेषताएं लिख रहे हो तो मैक्सिमम जो वर्ड है वो 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और कम से कम आप 130 शब्द यूज कर सकते हो। किसमें? उत्तर की काया में। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि सर किसी क्वेश्चन की उत्तर की काया क्या होगी, यही तो पहचानना उत्तर आंसर राइटिंग की कला है। और ये आप बड़े आसानी से पहचान जाओगे जब मैं आप इस पर काम करना शुरू करूंगा 11 नंबर पर। अभी मोटा मोटा हम समझ रहे हैं कि हमें कितना लिखना है, मैं इस बात पे बात कर रहा हूं। फिर अगला प्रश्न आता है कि सर
चलो ये हो गया उत्तर की काया। ऐसे अगले पैराग्राफ में हम लोगों ने इतने बड़े लाइन में उत्तर की काया खत्म कर दी सर। अब देखिए एक पैराग्राफ ये रहा, एक ये रहा, एक 3 पैराग्राफ हो गए अभी तक। फिर उसके बाद आते हैं तो सर भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण। जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चनों का भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण लिखा जाए, वो स्थिति पर डिपेंड करेगा कि आपको उसका भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण लिखना है या नहीं लिखना है। वो क्वेश्चन की पैटर्न पर निर्भर करेगा, उस पर निर्भर करेगा कि आपको लिखना है कि नहीं लिखना है। तो यदि मान लो क्वेश्चन की डिमांड भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण लिखने की है तो आप इसमें 10 से 15 शब्द इसमें डाल सकते हो, यदि इसमें भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण लिखा जाए। और लास्ट में आपको 15 से 20 शब्दों में निष्कर्ष लिख के आना है। ये एक प्रारूप रहेगा 11 नंबर का, कुछ इस प्रकार से। अब प्रश्न है कि सर क्या वास्तव में इसी पैटर्न पे हर बार पैराग्राफ में लिख के आना है? वो हम बाद में बात करेंगे कि प्रस्तुतीकरण कैसे किया जाएगा। मैंने केवल ये बताया है कि शब्द का यूज कहाँ और कैसे किया जाएगा। इसके अलावा मैंने आपसे कोई भी बात नहीं की है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए अब सर अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा यही वाला जिसे हम कहते हैं भारत का हिमालय का भौतिक विभाजन कीजिए, तो सर कैसे एडजस्ट करोगे? तो मैंने कहा पहला बड़ा आसान है, परिचय लिख दो, पर अवधारणा की जरूरत नहीं है। फिर उत्तर की काया लिख दो, भविष्योन्मुखी कोण की जरूरत नहीं है, और फिर निष्कर्ष निकलो। तो कुल मिला के कुल कितने इसमें डायग्राम पैराग्राफ बनेंगे? तो बोलो सर इसमें तो बड़ा आसान है, 3 ही पैराग्राफ बन रहे हैं। ऐसे हमको करना है तो पहले सर 10 से 15 नंबर शब्दों में क्या लिख दूंगा मैं? परिचय। फिर उत्तर की काया 30 से 35 शब्दों में, और 10 से 15 शब्दों में मैं क्या खत्म कर दूंगा अपना निष्कर्ष, कंक्लूजन। आप सुनना, वो कहते हैं अधिकतम शब्द, वो कहते हैं न्यूनतम शब्द 200 होने चाहिए। वास्तव में उन्होंने यूज किया आदर्श शब्द, मतलब बाउंडेशन नहीं है। 200 से 220 हो रहा है तो अच्छी बात है, पर मैं तो ये कहता हूँ मितव्ययी बनो। अगर मैंने आपको मेला घूमने के लिए 100 रुपए दिए तो जरूरी थोड़ा आप 110 खर्च करके आओ। आप 90 ही खर्च करके आओ, 10 रुपए बचा लो, अगले चीज खरीदने के काम आएगी। इसलिए कोशिश करना कि यदि आपका उत्तर 200 शब्दों की जगह 190-92 शब्दों में खत्म हो रहा है तो आप उसको वहीं बाउंड करने की कोशिश करें। शब्द सीमा का उल्लंघन ना करें। ज्यादा लिखने कर आने से कोई मतलब नहीं है। कंटेंट आपका प्रस्तुत होना चाहिए और बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत होना चाहिए। सर अगर 3 मार्कर्स आ जाए तो इसको कैसे लिखेंगे? आज का टॉपिक तो हमारा इसी पर है। सर परिचय नहीं लिखना है, अवधारणाएं नहीं लिखनी है, कंक्लूजन नहीं लिखना है, भविष्योन्मुखी नहीं, केवल सीधा उत्तर की काया 10 शब्द, सीधा उत्तर की काया 10 शब्द। जैसे हिमालय तो सीधा उत्तर की काया क्या है? एक नवीन वलित पर्वत है, बात खत्म। सीधा उत्तर की काया, कोई भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा 3 मार्कर्स या 5 मार्कर्स 11 मार्कर्स में कितने शब्दों को कहाँ डालना है, ये मोटा मोटा मैंने आपसे बात कर ली। बेटा ध्यान रखना 3 सेशन है आंसर राइटिंग के, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ये जो डिस्कस किया है सर ये आज ही आप पुट करना सिखा दोगे, बिल्कुल नहीं। मैं ये बता रहा हूँ कहाँ कहाँ डिवीजन हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन, सर कैसे लिखना है, शुरू कैसे करें, मर रहे हैं, खत्म कैसे करें, ये मर रहे हैं। ये तो समझ में आ गया कि सर हिमालय को मैं इतने पैराग्राफ में तोड़ दूंगा और इन शब्दों का यूज मैं यहाँ करूंगा, इतने शब्द यहाँ खर्च करूंगा, इतने शब्द यहाँ खर्च करूंगा। पर शुरुआत सर कैसे करूं, भाषा शुरू कैसे करूं जिससे अट्रैक्शन शुरू हो जाए। अब कुछ लोग हिमालय की शुरुआत ऐसे भी कर सकते हैं कि यूरेशिया और भारतीय प्लेट के टकराने से तैथिस सागर के बलन में अवसाद में बलन पड़ा तो पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे नवीन वलित पर्वत कहते हैं। तो ये तो हो गया भैया 25 शब्द, और तुम्हें खर्च कितने करने हैं? 15 से 20 शब्द। तो स्मार्ट क्या कहते हैं? हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है जो तैथिस सागर के अवसाद से निर्मित हुआ है। वाह, उत्तर हो गया। या हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है जो तैथिस सागर के अवसाद से महाद्वीप और यूरेशिया प्लेट के बलन संपीड़नात्मक बल से निर्मित हुआ है। कॉमा लगा कैसे लिखा जा सकता है? तो कैसे लिखा जाएगा इसकी बहुत बड़ी चुनौती है, और इसको मैं बहुत बृहद स्तर पर चर्चा करना चाहूंगा। ये चर्चा हो सकती है केवल 11 नंबर वाले क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इसको लास्ट पर रखा है। तो अब इसमें कैसे समझना, पहले तो कैसे लिखा जाएगा, तो संदर्भ बिंदु, कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसे प्रश्न पूछा है हिमालय का भौतिक विभाजन। सर बार बार आप हिमालय क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपने हिमालय पढ़ा हुआ है, और एक ही क्वेश्चन को बार बार लूंगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन आया हिमालय का भौतिक विभाजन, और तुम्हें याद है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, और तुम रगड़ के आ गए प्रादेशिक विभाजन। तो वो कहता है कि जब भी आप प्रश्न पढ़ो
इतनी गहराई से पढ़ो कि आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आए कि हमें किस संदर्भ में बात करनी है। हम बात कर रहे हैं दिन की और तुम लिख रहे हो शाम की बात, तो कहीं से कहीं तक कोई इसका जोड़ ही नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन आया था, मध्य प्रदेश में कोयला संचित भंडार पर टिप्पणी करो। तो कुछ लोग मध्य प्रदेश ही रगड़ने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश भारत के केंद्र में है, हृदय राज्य कहा जाता है, एक लैंड लॉक है, फलाना है, ठिकाना, दे रगड़म रगड़ रगड़म। अरे पूछा क्या है रे, कोयला, तो कोयले पे बात करना। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ बिंदु क्या है, वो क्लिक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब क्वेश्चन बड़ा हो जाता है तो पता ही नहीं चलता हमें बात किस पर करनी है। जैसे हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, कॉमा, दोनों इन्वर्टेड कॉमा बंद है। कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के आधार पर इसकी उत्पत्ति को समझाइए। अब हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, ये तो एक सेंटेंस हो गया, इस पे हमें उत्तर नहीं लिखना, सीधा हमें किस पे शुरू करना है, कोबर। तो ये हो गया संदर्भ बिंदु। पढ़ा आपने हिटलर है, लिख के आ रहे हो मुसोलिनी। तो जो पूछा गया है उसी के इर्द गिर्द उत्तर आपका होना चाहिए। जैसे भारत में हरित क्रांति पर टिप्पणी करो, तो कुछ लोग भारत ही रगड़ रहे होंगे, हरित क्रांति छोड़ी थी। जैसे मनरेगा का आलोचनात्मक मूल्यांकन करो, तो अब ना तो आलोचनात्मक का कोई मतलब समझ रहा है, ना ही मूल्यांकन का, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो संदर्भ बिंदु क्या है, ये विशेष महत्व रखता है। बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन आप यकीन मानो कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है ढूंढना कि हमें वास्तव में लिखना किसके बारे में, हमें लिखना किसके बारे में। उसके बाद विषय सूची क्या है, कि जैसे एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि पश्चिमी घाट में भूस्खलन पर टिप्पणी कीजिए, या पश्चिमी घाट में होने वाले भूस्खलन के कारणों पर प्रकाश डालिए। अब एक शब्द है पश्चिमी घाट, और एक शब्द है भूस्खलन, और एक शब्द है उसके कारण। तो एक प्रश्न में 3 शब्द हैं, फोकस किस पे करें, पश्चिमी घाट पर, या भूस्खलन पर, या उसके कारणों पर। जो बच्चा ये समझ गया कि इसमें 3 में से मुझे लिखना किसके बारे में, समझ लेना वो संदर्भ बिंदु समझ गया। कुछ लोग पश्चिमी घाट रगड़ रहे होंगे, और पश्चिमी घाट इतने से इतना फैला हुआ है, इसमें पर्वत और पहाड़ियां शामिल होती हैं, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दे रगड़म रगड़, उत्तर खत्म हो गया। कुछ लोग भूस्खलन को परिभाषित करने में लग जाएंगे पूरी तरह से, पर वास्तव में पूछा है भूस्खलन का कारण। तो जो बच्चा वो कारण लिख के आएगा नंबर उसको मिलेगा। इसे ही बोलते हैं संदर्भ बिंदु, जो कॉन्टेक्स्ट पकड़ लेगा मुझे लिखना किसके बारे में। अब कारण में लिखने के लिए आपके पास विषय सूची क्या है, क्या लिखोगे, तो आपके पास कंटेंट क्या है, कंटेंट। तो कंटेंट, विषय सूची का मतलब कंटेंट क्या है। आपके पास कुछ फैक्ट्स होंगे, तो बोलोगे भैया कि पिछले 10 दशकों में इतने प्रतिशत भूस्खलन में वृद्धि हुई है, क्योंकि अब आप भूस्खलन के कारण लिख रहे हो, तो उसके पीछे का कुछ विषय होगा ना, आपके पास कुछ नॉलेज होगा ना कारण का। वो नॉलेज या तो फैक्ट के रूप में होगा, या फिर थ्योरी के रूप में होगा, या डॉक्यूमेंट्री होगी किसी की, या थेसिस होगा किसी का, या रिपोर्ट होगा किसी का, जैसे गॉडगिल और कस्तूरी रंगन, ये रिपोर्ट है। तो आपके पास कंटेंट क्या है, उस कंटेंट में से ऑथेंटिक चीज आपको लिख के आनी है, उस कंटेंट में से ऑथेंटिक चीज आपको लिख के आनी है। ये आपके लिए भी एक चैलेंज रहेगा। तो विषय सूची में से जो आपके पास मसाला है, उसमें से कुछ फैक्ट गलत भी हो सकते हैं, कुछ कंटेंट, तो कंटेंट जो ऑथेंटिक हो और उस संदर्भ बिंदु को फुलफिल कर रहा हो, बस वही भर के आइए आप। अब ये चीजें आपको थोड़ा सा कम समझ में इसलिए आई हैं क्योंकि ये मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा है। जैसे दीपावली पे जब हम लोग छोटे में चलाते थे बारूद, तो सबसे छोटा वाला पटाखा पहले चलाते थे, और एक अनार आता था उसको सबसे लास्ट में चलाते थे। तो ये तुम्हारे लिए अनार है, और ये अनार चलेगा लास्ट में। आपसे मेरा इंटरेक्शन होना जरूरी है। अभी मैं देखता हूं कि ज्यादा बच्चे नहीं देख रहे हैं इस वीडियो को, 14 से 15 बच्चे ही शायद सुनने में आया कि इस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन ये अच्छा है कि वो 14 से 15 बच्चे कंटिन्यू देख रहे हैं, शायद उन्हें कंटेंट समझ में आ गया है और मेरी टोन समझ में आ चुकी है। बाकी बच्चों को जुड़ने में समय लगेगा, क्योंकि किसी का टोन कुछ होता है, किसी का टोन कुछ होता है। तो ये जो अनार है हम लोग लास्ट में चलाएंगे, और यकीन मानो कि अगर मैं इस चीज को डिस्कस कर दूं और आप लोग समझ गए तो 50% आंसर राइटिंग आपकी आ जाएगी। फिर जब विषय सूची आपने देख ली कि सर मेरे पास ये कंटेंट है फलाना ढिकाना, उसके बाद आप बात करोगे संरचना, यानी स्ट्रक्चर कैसे हो उत्तर का। अब उत्तर लिखेंगे, 3 प्रकार से उत्तर लिखा जा सकता है। मैं इसको मिटा दूं क्या? 3 प्रकार से, संरचना का मतलब स्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रक्चर है उत्तर का, स्ट्रक्चर का मतलब कई लोग पूछते हैं सर पॉइंट फॉर्म में लिख के आऊं
या सर टेबुलेशन फॉर्म में लिख के आऊं, या सर पैराग्राफ में लिख के आऊं? ये क्वेश्चन रहता है। कैसे लिखे में ये तो आएगा कि सर क्या करें, हिमालय पॉइंट फॉर्म में लिख दें, कि सर टेबल बना के उसमें लिख दें, ग्राफ बना दें, फलाना कर दें, या सर फिर पैराग्राफ में लिख के आ जाए। पॉइंट फॉर्म में कैसे लिखोगे? पॉइंट फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, पैटर्न वही रहेगा। परिचय में 15 शब्द, फिर मुख्य भाषा में ऐसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, क्योंकि 5 नंबर का है, और लास्ट में फिर खत्म कर दो कंक्लूजन। तो ये तो हो गया पॉइंट फॉर्म। टेबुलेशन में कैसे होता है? टेबल बना के बचपन में करते थे ना ऐसे, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। टेबल कैसे बनाते थे बचपन में? ऐसे, यहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आता था ना उत्तर, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर लिखो, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो टेबुलेशन में। लेकिन अब हम 12th में नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं पीएससी। तो यहां पे एक शब्द आएगा आधार, अंतर लिखते समय। अब आधार में पहला लिखो नंबर 1 स्थिति, तो तुम पश्चिमी घाट में लिखोगे पश्चिम में है या पूरब में। फिर ढाल, तीव्र है मंद है। फिर डेल्टा, तो आधार किस चीज का ले रहे हो वो इधर लिखोगे, और फिर उसके आधार पर आप अंतर करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझ पा रहे हैं। फिर तीसरा है इसमें सर पैराग्राफ। पैराग्राफ में तो हम लोगों ने अभी जस्ट समझा ही था कि ऐसे ऐसे पैराग्राफ बना सकते हैं। ये मैं चर्चा करूंगा किसमें, जब अनार चलाऊंगा। अभी मैं मोटा मोटा आपको समझा रहा हूं कि कैसे हम इन चीजों को समझ सकते हैं और कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। फिर अगला शब्द आता है विस्तार परिधि। कितना उत्तर को विस्तार दिया जाए डायमेंशन को लेकर। अब इसमें होता क्या है कि पूछा गया था आपसे हिमालय का भौतिक विभाजन। अब कंटेंट आपके पास बहुत है, आपको ये देखना है कि जब मैं ये उत्तर लिखूंगा, जैसे ट्रांस हिमालय लिखने के लिए आ जाए और शब्द है तुम्हारे पास 50, तो ट्रांस हिमालय पे तुम लिख दो 200 शब्द, क्योंकि तुम्हें मालूम है बहुत अच्छा खासा। लेकिन विस्तार परिधि ध्यान रखना है, 50 शब्द में ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, लघु हिमालय सब लिखना है। तो ट्रांस हिमालय में आप लिखोगे, उत्तर में है सर्वाधिक ऊंची चोटी काराकोरम है, 4 श्रेणियों में बटा हुआ है। इतना ही तो लिख के आप आओगे। विस्तार परिधि पर विशेष ध्यान देना है कि हमें वास्तव में सबके बारे में लिखना है, लेकिन सबको पूरी तरह से प्रस्तुत भी करना है, किसी एक पक्ष में ना जा पाए हमारा उत्तर। ऐसा नहीं कि हमने बृहद हिमालय को ज्यादा लिख दिया, लघु और शिवालिक के बारे में एक एक लाइन लिखकर चले आए। फिर अगला है अनुपात संतुलन। अनुपात संतुलन जो मैं जैसे अभी बात कर रहा था कि यदि 2-3 डायमेंशन दे दिए जाएं एक क्वेश्चन में कि पश्चिमी घाट के भूस्खलन के कारण लिखिए, तो अनुपात बना के रखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत पश्चिमी घाट पे फोकस, थोड़ा बहुत भूस्खलन पे फोकस और थोड़ा बहुत कारणों पे फोकस। अब आपको संतुलन बनाना है कि मुझे फोकस ज्यादा किस पे करना है। स्वाभाविक आप कारणों पे करोगे, लेकिन एक लाइन तो पश्चिमी घाट पे लिख के आओगे ना, एक लाइन तो भूस्खलन क्या होता है बताओगे ना, तो वो अनुपात संतुलन करना उत्तर में बहुत जरूरी है। फिर अगला होता है भाषा। भाषा और शब्दों का चयन आपके उत्तर की जान है। मैं तो मानता हूं स्वच्छता और शुद्धता, ये 2 चीजें हैं जो आपके उत्तर लेखन को जान पैदा करती हैं। शब्दों का चयन कैसे करेंगे? जैसे जल संभरण क्षेत्र, मध्य प्रदेश का जल संभरण क्षेत्र विस्तार से समझाइए। अब उसमें आया है जल संभरण, और इसको कहते हैं वाटर सेट। तो जो प्रश्न में शब्द यूज किया गया है, मैं सलाह दूंगा एमपीपीएससी में स्पेशली, वह शब्द आपको एक बार उत्तर में भी दर्शाना चाहिए। अगर प्रश्न में नीर आया है तो उत्तर में जल लिख के मत आओ, नीर ही लिख के आइए। इससे का एक साइकोलॉजिकल पॉइंट प्रेशर पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। मेरे द्वारा की गई जितनी भी बातें हैं वो सिर्फ एक सलाह है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मानना अनिवार्य नहीं है। मैं सलाह दे सकता हूं कि ऐसे किया जा सकता है, जो मैंने किया है वो मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है मेरी बात? ऐसे किया जा सकता है, ऐसे नंबर लाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला इधर देखते हैं, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन कैसे देना है। तो जब प्रेजेंटेशन देने के लिए जाओ तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहानी जब कोई सुनाता है तो कैसे सुनाएगा। राजा का जन्म होगा, राजा बड़ा होगा, राजा जंगल में जाएगा, राजा को रानी दिखेगी, शादी होगी, माहौल बनेगा, वंश बढ़ेगा, यही तो कहानी है। ऐसा तो है नहीं है कि राजा बड़ा हो गया, फिर राजा जंगल गया, फिर राजा का जन्म हुआ। तो जो प्रेजेंटेशन है वो ये कहता है सीक्वेंस में हो, ऑर्गेनिक मैनेजमेंट बना हुआ हो आपका। आपको अगर लिखना है तो सब चीज सीक्वेंस में हो रही हो, और इसके लिए निरंतर प्रयास बहुत जरूरी है। अभी लोग उत्तर लेखन में क्या करते हैं, कुछ कहीं से शुरू करते हैं, कुछ चीजें कहीं से शुरू करते हैं।
सीक्वेंस बहुत जरूरी है, जिसे हम प्रस्तुतिकरण कहते हैं। लोगों को बांधना एक कला है आंसर राइटिंग में। और लास्ट है प्रश्न पुछल्ले। अब ये प्रश्न पुछल्ले कैसे होते हैं उसको समझना आप लोग। जैसे कई आपने शब्द सुने हो, टिप्पणी, टिप्पणी कीजिए, विवेचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, विश्लेषण कीजिए, सूची बनाइए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन सब चीजों के बारे में मैं बात करूंगा लास्ट की क्लास में, क्योंकि मैंने ये सब मसाला लास्ट के लिए बचा के रखा है, बच्चे थोड़े समझदार हो जाए, मुझसे कनेक्ट हो जाए। फिर भी एक समझ लो, जैसे आलोचनात्मक मूल्यांकन है, तो पहले आप समझो मूल्यांकन का क्या अर्थ है। आप इतना समझने की कोशिश करो। मैं थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूं कि मैं प्रश्न पुछल्ले कैसे समझाऊंगा। चलो मान लो मैंने आलोचनात्मक मूल्यांकन उठाया, इसको कैसे समझोगे। तो आलोचना में पहले खत्म कर दो, आलोचना, आलू चना मटर जो भी है खत्म करो। लास्ट में यहाँ क्या है, मूल्य का अंकन। मूल्यांकन मतलब मूल्य का अंकन, यही तो होगा। अब मैं आपको ये पेन बेच रहा हूं, समझना, मेरा बहुत फेवरेट एग्जांपल है। मैं आपको ये पेन बेच रहा हूं और यह पेन मैंने 15 दिन पहले लिया था और इसकी कीमत थी 20 रुपए, मैं आपको दे रहा हूं 10 रुपए में। चलो इस पेन का मूल्य का अंकन करो। तो अब आप मूल्य का अंकन करने से पहले, यानी खरीदने से पहले, इसके पॉइंट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोचोगे। पहले दिमाग में नेगेटिव पॉइंट आएगा कि यार ये तो आधा रह गया, सर ने आधा यूज कर लिया है, सर इसको 10 रुपए में दे रहे हैं, पता नहीं नाक कान गला कहां कहां इन्हें डाला होगा इस पेन को। तो जब आपने इस पेन को देखा तो पहले नेगेटिव पॉइंट आया, फिर अचानक से याद आया कि मेरे पास तो 10 ही रुपए है, रात आधी हो चुकी है, बाजार खुला नहीं होगा, लॉकडाउन चल रहा है और बिना इसके मेरा काम चलने वाला नहीं है। तो इस पेन को खरीदने के लिए आपने इसका मूल्य का अंकन किया। तो पॉजिटिव पॉइंट पहले डाले, नेगेटिव पॉइंट पहले आए, लास्ट में पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये आपके लिए जरूरी है। इसका मतलब ये आपके लिए कैसा है, जरूरी है। ऐसे ही अब बताओ, मनरेगा का मूल्यांकन करो। तो मनरेगा है मतलब उसकी आवश्यकता है ना, तभी चल रहा है। और मूल्यांकन कर रहे हो तो इसका मतलब पहले नेगेटिव पॉइंट बताओ कि राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, मानव संसाधन कुशल नहीं हो पा रहा है, आश्रितता बढ़ रही है, कृषि में बेज स्पाइरल हो रहा है। अरे हाँ है ना। फिर पॉइंट क्या है कि ये असंगठित रोजगार को बढ़ावा दे रहा है, डिमांड सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनाए हुए है। अंत में क्या कहोगे, वास्तव में इसकी हमें जरूरत है। आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या है। देखिए, किसी की आलोचना करने का मतलब ये नहीं कि उसकी केवल बुराई कर दी जाए। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, एमपीपीएससी में अपनी आलोचना आपसे कोई करने के लिए बोले तो हमेशा एक सकारात्मक व्यू प्रस्तुत करना। मान लो आप इंटरव्यू में गए और कोई आपसे पूछ दे कि अपनी कुछ गंदी बातें, बुराइयों के बारे में बताओ, तो बुराई भी ऐसे बताओ कि अच्छा ही लगे। जैसे बोल दो कि जब मैं रात को सोता हूँ तो जब तक मैं किताब नहीं पढ़ता मुझे नींद नहीं आती। अब सामने वाला चकरा गया, अरे अच्छी बताने के लिए बोल रहा है, बता क्या रहा है तो बुराई ना। बोलोगे कि और बताओ तुम्हारी क्या बुराई है, बोल दो मैं समय का बहुत पाबंद हूँ, मेरी बुराई है। तो जब तुम बुराई बता रहे हो उसको भी ऐसे बताओ कि जैसे वो बहुत बड़ी अच्छाई हो। सकारात्मकता होनी चाहिए हर सोच में। कोई पूछता है कि बताओ ओसामा बिन लादेन के बारे में आपका क्या विचार है। अब अगर जो बच्चा एमपीपीएससी तैयारी कर रहा है वो सकारात्मक सोचेगा, बोलोगे बहुत उत्तम श्रेणी का मानव संसाधन था, ओ हो। और जो निम्न कोटि के बोल देंगे आतंकवादी था। मेरी बात समझ रहे हो। हर चीज में सकारात्मकता होनी चाहिए। तो आलोचना करो मेरी तो सकारात्मकता होनी चाहिए। बहुत बोर करते हैं, अच्छा पढ़ाते हुए बहुत बोर करते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो आपको इस चीज पर विशेष ध्यान देना है। मूल्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन करो तो नेगेटिव पॉइंट ज्यादा, पॉजिटिव पॉइंट कम कर देना। मूल्यांकन समझ में आया। ऐसी टिप्पणी है, मैं सब चीजें करा दूंगा आपको, पर कब, जब अनार चलेगा तब। तो ये मैंने एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है। अब आज की क्लास में हम 3 मार्कर्स के बारे में एक छोटा सा व्यू देंगे, उस व्यू को आप लोग समझें। देखिए, मैं जो आपको बात बताने वाला हूं, अगर आप मेरी बात को कैच कर गए तो मैं गारंटी दे रहा हूं 3 मार्कर्स में आपको मैक्सिमम नंबर मिलेंगे। जैसे उदाहरण समझना, माउंट एवरेस्ट 3 मार्कर्स में आया और प्रश्नवाचक चिन्ह। माउंट एवरेस्ट 3 मार्कर में आया और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब समझना, शब्द बोलते हैं साहब। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, इसका मतलब है क्या।
और मैं अगर इसको पढ़ूं तो मैं बोलूंगा बताओ, मैं बोलूंगा बताओ। तो कल को अगर मैं क्लास कराऊं, तुमको पढ़ाऊं, और मैं केवल बना दूं ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह और मैं चुप हो जाऊं, तो तुम अपने आप बोलोगे सर ये पूछ रहे हैं बताओ। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो जब भी कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह मिले तो वो समझ लेना वो तुमसे चिल्ला के क्या कह रहा है, बताओ। तो तुम बोलोगे क्या, क्या बताएं, किसके बारे में, माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो तुम लोगों ने बताना शुरू किया माउंट एवरेस्ट, पर वो बात बताओ जो मैं सुनना चाहता हूं, क्योंकि मैं एग्जामिनर हूं। नई बात समझ में आई आप लोगों को? मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रश्नवाचक चिन्ह दिखा मिले तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह स्पष्ट कहता है चिल्ला के कि बताओ। तो क्वेश्चन में बच्चा बोलेगा क्या, तो प्रश्नवाचक चिन्ह बोल रहा है वो बताओ जो मैं सुनना चाहता हूं। अब कुछ लोग कैसे लिख के आएंगे, यह है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में स्थित है और ग्रेट हिमालय का हिस्सा है। बोलो सही है कि गलत है? सही है। बोलो आपने बताया कि नहीं बताया? बताया। पर मैं कह रहा हूं मैं खुश नहीं हूं, मैं 1 नंबर दूंगा। अब तुम छाती पीटोगे सर भयंकर मेंस लिख के आए, नंबर नहीं मिले, क्योंकि जब उसने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया और आपसे पूछा बताओ, तो आप वो बात बता के नहीं आ पाए जो वो पूछना चाह रहा था। तो 3 मार्कर्स में वास्तव में वो पूछना क्या चाह रहा था उसके ऊपर आपका डिबेट होगा। भूगोल में 3 मार्कर्स 2 चीजों से पूछा जाएगा, पहला या तो स्थान के लिए, दूसरा व्यक्ति के लिए। या तो स्थान से संबंधित होगा या व्यक्ति से संबंधित होगा। मोस्टली भूगोल से 3 मार्कर्स स्थान या किसी विशेषताओं संबंधित ही होता है। तो जब भी किसी स्थान से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, माउंट एवरेस्ट स्थान है या नहीं है, स्थलाकृति है या नहीं है, या स्थान और स्थलाकृति का मतलब सेम समझना। तो जब भी किसी स्थलाकृति या स्थान संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो पहला पॉइंट आप उसकी लिख के आओगे अवस्थिति। पहली पॉइंट क्या लिख के आओगे आप? उसकी अवस्थिति। और दूसरा पॉइंट लिख के आओगे उसकी विशेषता। और तीसरा पॉइंट लिख के आओगे कि चर्चा में क्यों है। क्योंकि आपने किसी ने गौर ही नहीं किया, जब भी कोई वो 3 मार्कर्स पूछता है एमपीपीएससी वाला, उसने इतने सारे स्थल स्वरूपों में से केवल यही स्थल स्वरूप क्यों चुना? क्योंकि ये इस साल या इसके पिछले साल चर्चा में रहा होगा। तो जब तक ये तीसरा पॉइंट आप डाल के नहीं आओगे वो संभवतः आपको नंबर नहीं देगा। अब कैसे लिखूंगा पहला पॉइंट? माउंट एवरेस्ट अवस्थिति, तो ऐसे लिखोगे महान हिमालय, तरीका समझना बेटा लिखने का, कॉमा नेपाल देश, महान हिमालय कॉमा नेपाल प्लस तिब्बत। मैंने यही तो आपसे अवस्थिति बोला, महान हिमालय कॉमा नेपाल प्लस तिब्बत। ये तरीका है लिखने का, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 10 शब्द में उत्तर लिखो। अरे 2 मिनट में मैगी बनाने वाला काम तो है नहीं है, लेकिन 10 शब्द हमारे ज्यादा नहीं हो रहा है, पर सेंटेंस नहीं बना रहा हूं मैं। महान हिमालय में है कॉमा नेपाल प्लस तिब्बत में, अवस्थिति हो गई। विशेषता बोलो जल्दी से, तो बोलोगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। अरे हाँ या ना? तीसरा पॉइंट चर्चा में क्यों, तो बोलोगे हाल ही में चीन के द्वारा इसे झोमुलुंगमा कहा गया। मतलब अब चीन इसे माउंट एवरेस्ट नहीं कह रहा है, और चीन ये क्लेम कर रहा है कि माउंट एवरेस्ट भारत का चाइना यानी तिब्बत का हिस्सा है। वही चर्चा में है बेटा, इसीलिए माउंट एवरेस्ट क्वेश्चन पूछा गया होगा या पूछा जाएगा। और जो बच्चा ये समझ गया वो समझ लो बहुत कुछ समझ गया। अब कल को अगर तुम अखबार पढ़ रहे हो तो पहले ही देखो ज्योग्राफी से संबंधित क्या चीजें आई हैं, पर्वत पठार नदियां इत्यादि के बारे में अगर कोई चीज आ रही है तो उसको कहीं नोट बना के रख लो कि ये हमसे पूछने वाला है निश्चित इन्हीं में से कोई एक। अरे कुछ समझ पा रहे हो रे तुम लोग? अरे हाँ या ना? चलिए, ऐसे ही अगर मालाबार तक पूछा जाए तो आंध्रा तक पूछा जाए तो बाइजैक के कार्ड चर्चा में है। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन आपको क्लियर करा दिया कि हमें 3 मार्कर्स कैसे लिखना है। अगर व्यक्ति के बारे में आ जाए, मान लो तुलसीदास के बारे में लिखा जाए, तो अवस्थिति के स्थान पर जन्म स्थान, विशेषता क्या है, उन्होंने ये रचनाएं की हैं, चर्चा में क्यों है कि उनकी ये शताब्दी रही है, जो भी है गुरु नानक, कोई भी पूछा जाए इत्यादि, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो कैसे लिखा जाएगा 3 मार्कर्स का वो मैंने बता दिया।
एक और तरीका है इसको लिखने का 3 मार्कर्स। कैसे? जैसे मान लो मोहनपुरा बांध आ गया। क्या आ गया मेरे? मोहनपुरा बांध। अब ये मोहनपुरा बांध चर्चा में है क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। तो तुम एक तरीका और है लिखने का, ये छोटा सा आप मैप बना के आ जाओ ऐसे। एक मध्य प्रदेश का छोटा सा मैप बना के आ जाओ और यहां भोपाल के पास ऐसे 3 पॉइंट निकाल दो। एक तरीका ये हो सकता है, पहला अवस्थिति, दूसरा विशेषता, तीसरा चर्चा में क्यों। यहां अवस्थिति है, इतने मेगावाट उत्पादन, ये इसकी विशेषता है, मोदी ने उद्घाटन किया, ये चर्चा में रहा है। मेरी बात समझ पाए आप क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसे भी किया जा सकता है, जैसे कि हिमालय आप लोगों ने बनाया था, तो चाहो तो ये वाला पॉइंट अपना सकते हो ऐसे करके, यहाँ नेपाल लिख के 3 पॉइंट कर सकते हो। तो ये हर बार नहीं करना है, ऐसा नहीं कि हर 3 मार्कर्स में डायग्राम बना कर रहे हैं, हर बार उसका पैटर्न चेंज करना है। एक क्वेश्चन मैप बना के, दूसरा पॉइंट फॉर्म में लगा के, तीसरा डायग्राम बना के, उसको समझने में आना चाहिए जो चेक कर रहा है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डायमेंशंस हैं। उसकी साइकोलॉजी से खेल जाओ, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, आप टॉप हो जाओगे। उसकी साइकोलॉजी क्या है? वो बूढ़ा प्रोफेसर है, घर से लड़के आया होगा, उसे सब चीज़ क्लियर क्रिस्टल चाहिए, कम शब्दों में बिना बकवास के चीज़ों को लिखना सीख जाए आप। वो आपसे यही उम्मीद कर रहा है। कुछ बच्चे परेशान होते हैं, सर इतना लिख के आए। अरे कचरा लिख के नहीं आना है, आप स्पष्ट लिखो, कॉन्फिडेंस से लिखो, जो लिखो वो अच्छा लिखने का प्रयास करो। तो ये 3 मार्कर्स से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन था, या मैंने एक सेशन लिया है। अब हम कुछ दिन बाद 5 मार्कर्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम 11 मार्क। कोई भी अगर क्वेश्चन हो रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, तो मैं पक्का रिप्लाई करूंगा, मन के जो भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।